चलो भाई शुरू हो जाओ, मुझे तो बहुत तेज की भूख लग रही है। हाँ भाई, भूख तो लग रही है बहुत तेज की। एक तो ऑफिस का लंच टाइम भी बहुत लेट होता है। ऑफिस के सभी स्टाफ अपना लंच का डिब्बा लेकर एक साथ बैठते हैं और जब सब अपना लंच बॉक्स खोलते हैं तो कोई शाही पनीर लेकर आया होता है। पर आज भी रजत के डिब्बे में थे टिंडे, जिसे देखकर उसके कुछ साथी हंसते हुए उससे कहते हैं, संडे हो या मंडे, रोज खाओ टिंडे। क्या रजत भाई, कभी हमारी तरह शाही पनीर भी लेकर आया करो। हाँ भाई, मैं थोड़ी ना खाना बनाता हूँ, और वैसे भी मेरे घर में मेरी माँ की चलती है। भूल गए अपने बचपन के दिन, जो मिलता था वही खाना पड़ता था, और अगर नहीं खाना तो खुद बनाओ। इसीलिए माँ और बीवी जो बना कर दे दे वो सब चलता है। वैसे भी टिंडे सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। हाँ भाई, तू तो बोलेगा ही। आखिर तेरे घर में रोज टिंडे जो बनते हैं। अगर तेरे घर में रोज पनीर बनता तो तू पनीर को प्रेफर करता। कोई बात नहीं, टिंडे हो या पनीर, पेट भरने से मतलब होना चाहिए। जो बीवियां बना कर दे दे चुपचाप खा लेना चाहिए। वही तो भाई, लास्ट में ही सही, पर तू मेरी फीलिंग को तो समझा। रजत अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी बातें करके खाना शुरू करता है। देखते ही देखते शाम आ जाती है और वो ऑफिस से घर आता है। रात को भी जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है और रजत खाने में आज भी टिंडे देखता है तो इस बार उसका मुंह बन जाता है। तभी उसका बेटा राहुल टिंडे देखकर अपनी माँ से कहता है, मॉम, मुझे टिंडे नहीं पसंद, आप रोज रोज टिंडे बनाती हो। राहुल बेटा, टिंडे सेहत के लिए अच्छे होते हैं और तुम्हारी दादी को बहुत पसंद है। रहने तो इसके बहुत नाटक बढ़ गया। अगर खाना होगा तो खाएगा, वरना भूखा सोएगा आज। रहने तो शीतल, क्यों मेरे बेटे को डांट रही हो? सही तो बोल रहा है। रात में भी तुम टिंडे बना लेती हो और टिफिन में भी टिंडे भर देती हो। जानती भी हो, रोज एक ही खाना ले जाने की वजह से आज भी मेरे दोस्त हंस रहे थे खाने में टिंडे देखकर। हाँ तो अपने दोस्त से कहो, यही सेहत के लिए अच्छा होता है। और बाजार में सब्जी के दाम देखे कैसे आसमान छू रहे हैं। शीतल, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि मैं तुम्हें सब्जी के पैसे ही नहीं देता। अरे कभी तो कुछ अच्छा भी बना दिया करो। रोज टिंडे, घिया, तोरी कौन खाता है? कभी पनीर, चाप, दम आलू जैसी सब्जी बनाया करो। भाभी भैया बात तो सही कह रहे हैं। पता नहीं इस घर की औरतों को टिंडे इतने पसंद क्यों है। देवर जी, भैया की बात बिल्कुल भी सही नहीं है। कौन नहीं खाता टिंडे, घिया, तोरी? एक बार जाकर बाजार में देखो, सबसे ज्यादा बिक्री इन्हीं सब्जियों की है। पड़ोसियों के घर में देखो, सबके घर में यही खाना बन रहा है। रोज पनीर खाओगे ना तो मन भर जाएगा, पर ये ऐसी सब्जी है जिसे रोज खाने से भी मन नहीं भरता। वो माँ, आज से मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। क्यों भाई, बिल्कुल ठीक तो दिखता है तू। जिम जाने की तुझे क्या जरूरत है? नहीं माँ, थोड़ा सा बॉडी शॉडी बना लेता हूँ, अच्छा लगेगा। उस कारण नहीं कहा होगा तुझे, मुझे पता है। फालतू का खर्चा सारा वही करवाता है। अरे ठीक है ना माँ, अब मैं जा रहा हूँ। करण और विक्की जिम जाते हैं, जहां तानिया पहले से ही एक्सरसाइज कर रही थी। तानिया दिखने में किसी मॉडल की तरह सुंदर और अट्रैक्टिव थी। भाई इसे तो फिल्मों में होना चाहिए। भाई अब तो मेरे दिल और दिमाग में है मेरी तानिया। अभी भाभी तेरी हुई नहीं और सपने देखो कितने बड़े बड़े तेरे। बेटा अभी दिल्ली बहुत दूर है। अरे दिल्ली क्यों जाना है यार? अरे ऐसा कहते हैं, सच में जाना नहीं होता। अब क्या करूं ये बताना। अब उससे जाकर बात कर ले। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कैसे बात करूं? यार मैं तेरे लिए जिम तक आ गया और तू है कि उससे बात भी नहीं करने जा रहा। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो बन गई तान्या तेरी दुल्हनिया। अरे नहीं नहीं यार, ऐसे मत बोल। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। तो फिर जा बात कर, इससे पहले कि कोई और बात कर ले। नहीं नहीं, मैं जाकर बात करता हूँ, लेकिन क्या बोलूं? तू उसकी तारीफ कर जाकर। तारीफ कैसे करते हैं यार अब? अरे मुझे नहीं पता था तू इतना भोंदू है। तू उससे जाकर बोल, आपकी आंखों का समंदर इतना गहरा है कि लगता है कि मैं बस डूबता ही जा रहा हूँ। क्या आपकी जुल्फे मुझे सहारा देंगी? अच्छा ठीक है, अभी जाकर बोलता हूँ। विकी गहरी सांस भरकर तानिया के पास जाता है और कहता है, मेरी जुल्फे समंदर में डूब रही है, क्या आपकी आंखें उन्हें सहारा देंगी? क्या क्या कहना चाहते हो आप? अ, नहीं नहीं, कुछ नहीं। वैसे आप कब से जिम कर रही हैं? काफी टाइम हो गया। मुझे ना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी? हाँ, व्हाई नॉट। आप मेरी फ्रेंड बनेंगी? इतना कहकर विकी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और तानिया ने भी उससे अपना हाथ मिला लिया। दोनों ने अपने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए और बातें शुरू हो गई। बहुत फनी है विकी जी।
अगर आपको पसंद नहीं है तो सीरियस बन जाता हूँ तानिया जी। नो, अब जैसे वैसे ही अच्छे हैं। वैसे तानिया जी, इतना टाइम हो गया है हमें बात करते करते, आपने कभी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। होना भी तो चाहिए कोई। इसका मतलब आप भी सिंगल ही हो? जी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मेरा स्किन केयर का टाइम हो गया। कौन सी क्रीम लगाती है आप जो इतना चमकती है? मैं तो बस चाचा वर्थ की क्रीम लगाती हूँ, इसके अलावा और कोई नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब बेफिक्र होकर बात कीजिए। विक्की अपने दोस्त करण को तुरंत फोन लगाता है। करण मेरे भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, तानिया शादी के लिए मान गई क्या? अरे नहीं, पर वो सिंगल है, मेरा रास्ता साफ है। अरे वाह जी वाह, क्या बात है, 2 महीने में यही पता कर पाया तू। ग्रेट अचीवमेंट दोस्त। हाँ भाई, अब जल्दी मैं उसे प्रपोज भी कर दूंगा। तूने अपने घर में बताया क्या कि तू लव मैरिज करने वाला है? अरे पहले तानिया को तो मना लूं, फिर वो भी मान जाएंगे। ठीक है भाई। विक्की और तानिया दिन रात फोन पर बातें करने लगते हैं और उनकी दोस्ती पक्की होती जाती है। आशा सुमित्रा से बात करके घर में जाती है और देखती है कि उसकी दोनों बहुएं साथ में बैठकर टिंडे छिल रही है और काट रही है। वो ये क्या पागलपंती है, तुम तो जानती हो अपने पतियों को, फिर भी ऐसे मुंह फुलाकर बैठ गई हो। तुम लोग इतने सारे टिंडे लेकर आ गए, कौन खाएगा? अगर सारे टिंडे बर्बाद हो गए तो पैसे भी गए, मेहनत भी गई और सब्जी भी गई। माँ जी, अभी दीदी से कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उनका गुस्सा शांत होगा तो वो इन टिंडों का भी कुछ जुगाड़ कर देंगी। माँ जी, आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। आपकी बहू में इतनी खूबी है कि अगर वो कुछ करने की ठान लेना तो वो करके दिखाती है। इन्होंने एक आदमी की बात की थी ना, आप देखना, शाम को मैं मोहल्ले के बाहर ठेला लगाऊंगी टिंडे की सब्जी और रोटी का। फिर देखना कैसे लोग पनीर छोड़कर मेरे टिंडे लेने आते हैं, और आज कहेंगे वो दोनों भाई बाहर से लाकर खाना। अपनी बहू की बात सुनकर आशा अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर में राहुल घर आता है और इतने सारे टिंडे देखकर रोते हुए अपनी माँ से कहता है, मम्मा, कल पापा से लड़ाई करके आप इतने सारे टिंडे लेकर आ गए, मैं टिंडे नहीं खाऊंगा। कोई बात नहीं राहुल, ये टिंडे तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए पनीर भुर्जी बनाकर रखी है, जाओ वो खा लो। पनीर भुर्जी का नाम सुनकर राहुल भागकर रसोई में जाता है और अपना खाना खुद निकालकर बैठकर खाने लगता है। अब कुछ ही देर में पूजा और शीतल घर में 10 किलो टिंडे की सब्जी बनाती है और काफी सारा आटा गूंथ कर ठेले पर लगा लेती है और शाम के 7 बजते ही अपना ठेला लेकर इंडस्ट्रियल एरिया के पास लग रहे छोटे से बाजार में खड़ी हो जाती है। शीतल के टिंडे की खुशबू पूरे बाजार में घूमने लगती है, जिसे सूंघते हुए कुछ लोग बाजार में ही आपस में बात करते हैं। क्या खुशबू आ रही है ना, समझ में नहीं आ रहा खुशबू किस चीज की है। माँ, खुशबू उस ठेले से आ रही है। पर ये क्या, ठेले के ऊपर लिखा है गरम गरम टिंडे और रोटी। लगता है ये औरत पागल हो गई है, पनीर छोड़कर भला कौन इसके टिंडे खाएगा। वो औरत जब अपनी बेटी से ये बात बोल रही थी तभी शीतल के ठेले पर 2 आदमी आते हैं जो उसे 1 प्लेट रोटी और टिंडे की सब्जी लगाने को कहते हैं। मैं तो भाई रोज रोज पनीर खाकर परेशान हो गया हूँ, बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, पर मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, बीवी बच्चे है नहीं जो अच्छा बनाकर खिला सके, इसलिए जब तुम्हारा ठेला देखा तो मैं भी टिंडे खाने आ गया, क्योंकि मुझे ना टिंडे बहुत पसंद है। इंसान डेली डेली पनीर नहीं खा सकता, पर टिंडे घिया तोरी तो खा सकता है। बस ये सारी चीजें ना सेहत के लिए अच्छी होती है। बिल्कुल सही कहा अंकल आपने, पर कुछ लोगों को छोटी सी बात समझ में नहीं आती। अभी मैं आपके लिए 1 प्लेट रोटी और सब्जी लगा देती हूँ, फिर आप खाकर बताना कैसा लगा आपको स्वाद। शीतल जल्दी से अपने दोनों ग्राहकों को 1 प्लेट खाना लगाती है, जिसे खाते ही वे लोग उसके खाने की काफी तारीफ करते हैं। वाह बेटा वाह, क्या खाना बनाया तुमने, घर की याद आ गई। बिल्कुल ढाबा स्टाइल टिंडा बनाया तुमने। जब इतना अच्छा हुनर है तुम्हारे अंदर तो ये ठेला खोल कर क्यों बैठी हो? मैं तो कहता हूँ ढाबा खोल लो और अपने ढाबे का स्पेशल खाना रख दो टिंडा, देखना तुम्हारे ढाबे पर बहुत भीड़ होगी। थैंक यू अंकल जी तारीफ करने के लिए। दीदी आप सच कहती थी, बाहर लोगों को पनीर से ज्यादा टिंडे पसंद है। वैसे अंकल का आइडिया बुरा नहीं है, हमें ढाबा खोल लेना चाहिए, और अगर ढाबा खुल गया तो आप पता नहीं कितने लोगों को टिंडे खिला पाओगी। जेठ जी का चैलेंज तो यूं चुटकियों में पूरा कर दोगी। चैलेंज तो एक आदमी का था पूजा, वो तो मैंने पूरा कर लिया। पर अब समझ में आ गया है कि घर के मर्दों को ये एहसास दिलाने का कि घर की औरतें कमजोर नहीं होती, और वो जो घर में खाना बनाती है वो घर के मर्दों को छोड़कर बाकी सभी को कितना पसंद होता है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें घर का खाना नहीं मिलता और वो घर का खाना खाने के लिए तरस जाते हैं।
ग्राहक के ही द्वारा शीतल को एक बेहतरीन आइडिया मिलता है और वो रात को 10 बजे घर आती है, जहां पूजा और शीतल को देखते ही रजत और पवन पेट पकड़कर उनसे खाना मांगते हैं। अरे कहाँ चली गई थी आप दोनों? पता भी है राहुल बेचारा भूखा सो गया। हम लोग भी 8 बजे से घर पर बैठे हैं, भूख से तड़प रहे हैं। माँ बता रही थी आप दोनों ने अपना खुद का ठेला खोल लिया। अरे भाभी भूल जाओ ना, रात गई बात गई। देवर जी, आप भूल जाओ बात को, मैं तो नहीं भूलूंगी। और आपने मुझे चैलेंज दिया था ना कि मैं बाहर के एक आदमी को अपने हाथ का टिंडा खिलाकर दिखा दूं। आज मैंने एक नहीं, अनेकों आदमी और औरतों को अपने हाथों का टिंडा खिलाया है, बदले में कमाई भी की है। आप लोग भी बाहर जाकर खा लो। जब कुछ दिन बाहर पनीर खाओगे ना, तब घर के टिंडे पसंद आएंगे। अरे यार, तेरी भाभी ने तो परेशान कर रखा है। रजत और पवन शीतल से अब परेशान होने लगते हैं, तो वहीं शीतल अब रुकती नहीं है। अगले दिन बाहर जाकर जमीन का पता करती है और बड़ी मुश्किल से उसे हाईवे के साइड पर एक बड़ी सी किराए पर जमीन मिलती है, जो रात को वो अपने पति, देवर और बच्चे और सास को दिखाती है। मम्मा ये जमीन तो बहुत बड़ी है और हाईवे पर है। देखो कितनी सारी गाड़ियां यहाँ से आ रही है, जा रही है। अब हम लोग यहाँ रहेंगे क्या? यहाँ हमारा घर बनेगा? अरे नहीं बेटा, यहाँ हमारा घर नहीं, हमारा ढाबा बनेगा। क्या ढाबा? शीतल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ढाबा चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये जमीन तुम्हें कितने में मिली? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि ये जमीन खरीद सकूं, इसलिए ढाबे का सपना भूल जाओ। देखिए जी, आपको छोड़कर बाकी सभी को मेरे हाथ के टिंडे बहुत पसंद है और ढाबा तो इसी जगह खुलेगा। और इसके लिए मुझे ये जमीन खरीदने की जरूरत नहीं है। मैंने 1 महीने का एडवांस किराया दे दिया है। कल से ही मैं यहाँ काम शुरू करवाऊंगी और मेरे ढाबे का स्पेशल फूड होगा मेरे हाथों के स्पेशल टिंडे। फिर जाकर देखना आप कैसे लोग पनीर को छोड़कर टिंडे खाते हैं। अरे बहू, ये सब क्या पहन रखा है तूने और कहाँ जा रही है? मम्मी जी जिम जा रही हूँ। लेकिन अब तो तेरी शादी हो गई, जिम जाने की क्या जरूरत है? और मोहल्ले वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो क्या कहेंगे? मम्मी जी, मैंने शादी के लिए जिम ज्वाइन नहीं की थी। मैंने तो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ज्वाइन की थी और जिम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। तो रुक बहू, मुझे विक्की से बात करने दे। विक्की बाहर आ। बहू, मैंने सुना है तुमने अपना खुद का ढाबा खोल लिया है। ढाबे का खाना तो हर किसी को पसंद है और तुम्हारे हाथ का खाना तो मेरे घर में सब बहुत प्यार से खाते हैं। एक काम करो ना, 1 प्लेट टिंडे की सब्जी मुझे दे दो। दरअसल ना आज घर में मैंने खाना नहीं बनाया। तुम्हारे अंकल जी रात को लेट आते हैं ना, तो अब सोच रही हूँ कि उन्हें तुम्हारे हाथ का टिंडा ही खिला दूं। मुझे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और वो खुशी से खा भी लेंगे। देख लो रजत जी, सिर्फ मोहल्ले वालों को नहीं, बाहर वालों को भी मेरे हाथ का टिंडा इतना पसंद है कि मेरे ढाबे पर आकर पनीर को छोड़कर मुझसे मेरी स्पेशल डिश टिंडा ही मांगते हैं। आंटी जी 10 मिनट रुकिए, मैं अब भी आपके लिए 1 प्लेट टिंडा लेकर आती हूँ। वैसे भी ना आज ढाबे पर थोड़ा खाना बच गया था। शीतल का पति तो शॉक था। शीतल एक टिफिन में अपनी पड़ोसन को टिंडे की सब्जी पैक करके देती है। कुछ ही देर बाद, अरे भाई, मेरी माँ, मेरी बीवी, तुम ही चैलेंज जीत गई। मैंने एक आदमी का कहा था और तुमने अब तक 1000 आदमी को खिला दिया। अब मुझे भी पनीर नहीं खाना, तुम अपना स्पेशल टिंडा ही दे दो, मुझे वही खाऊंगा मैं। और आज से मुझे लंच में जो भी मिलेगा मैं वही खा लूंगा। भैया, आपकी तरफदारी करके आपकी और भाभी के बीच की लड़ाई में मैं भी पिस गया। लड़ाई हो या चैलेंज, जो भी हो रहा है, इससे एक बात तो अच्छी हुई, मैंने और दीदी ने मिलकर अपना खुद का ढाबा खोल लिया। और अच्छी बात तो यह है कि हमारे ढाबे पर लोग हमारे हाथ का स्पेशल टिंडा खाने के लिए आते हैं। वो तो आएंगे ही ना बहू, आखिर वो मेरी बहू की स्पेशल डिश जो है। अपने घर वालों की बात सुनकर अब शीतल को काफी अच्छा लगता है और पूरा परिवार एक साथ खाना खाकर काफी देर तक हंसी मजाक करते हैं। अरे भाई, शादी के बाद तो तू भूल ही गया मुझे। कहाँ है आजकल? ऑफिस में हूँ यार। इतना थका हुआ क्यों है? काम कर रहा हूँ। अब तानिया के लिए जिम घर ही ले आया और ट्रेनर भी बहुत महंगा है। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? अब तो पति है उसका, उसके खर्चे नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? रुक जरा, तानिया का ही फोन आ रहा है। विकी करण को होल्ड पर डालकर तानिया से बात करता है। सुनो, मेरी फेस क्रीम खत्म हो गई है। मैंने प्रोडक्ट की लिंक भेजी है, ऑर्डर कर देना। अरे तुमने तो बहुत सारे लिंक भेजे हैं, क्या क्या है ये? अरे ये सब फेस केयर है, तुम नहीं समझोगी, तुम बस ऑर्डर करो। ठीक है। तानिया फोन रख देती है और विकी लिस्ट देखकर ऑर्डर कर देता है और करण से बात करने लगता है। क्या हुआ, बड़ी देर लग गई? अरे यार, ये चाचा वर्थ वाले तो मुझे भिखारी बनाकर ही मानेंगे अब।
बात क्या हो गई भाई? यार 20-20 ग्राम की क्रीम 2000 की। तो मेरे भाई महंगी महंगी क्रीम लगाती है तन्या भाभी, तभी तो चमकती है इतना। अरे पर इसी चमक में अंधा हो गया था मैं। अब पता नहीं और क्या क्या देखना पड़ेगा। तू चल काम कर ले अपना। पवन ढाबे पर आए सभी ग्राहकों का ऑर्डर लेकर अपनी भाभी के पास जाता है, जिसके बाद रजत, पूजा और पवन मिलकर सभी ग्राहकों को उनका ऑर्डर देते हैं और धीरे धीरे उनका काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रजत और पवन भी अपना ऑफिस छोड़कर अब ढाबे पर बैठना शुरू कर देते हैं। साथ ही बर्तन धोने और टेबल साफ करने के लिए वो लोग एक लड़का भी रख लेते हैं। सुजाता किचन से बाहर निकल आती है और देखती है कि बाहर एक बड़े कटोरे में पानी और बर्फ रखा हुआ है। अब ये किसने किया? फ्रिज की सारी बर्फ बर्बाद कर दी। बहू बाहर तो आ जरा। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? बहू ये बर्फ वाला पानी तूने रखा है क्या? यस, क्यों? वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? वो चेहरे के लिए मम्मी जी, इससे ना फेस एकदम क्लीन रहता है। और क्या क्या करती है तो बहू? ये तो कुछ भी नहीं है मम्मी जी, इतना तो बहुत कम है। ठीक है भाई, नई नई चीजें देखने को मिल रही है अब तो। शाम को विक्की ऑफिस से घर आता है। अरे तानिया, ये क्या लगा रखा है तुमने बालों में चिपचिपा सा? ये शहद है विक्की। बहू तुमने मेरी पूजा का शहद लगा लिया। अरे कितना महंगा और शुद्ध था वो। ओफो मम्मी जी, तो आ जाएगा ना दूसरा वाला भी। सुजाता कुछ कहती तब तक दरवाजे की घंटी बज उठी। विक्की देखना, तो मेरा पार्सल होगा, पे कर देना आप। क्या मंगाया तुमने? कुछ नहीं, बस हैंड क्रीम है। अरे कितनी तरह की क्रीम लगाती हो तुम? विक्की जी, ऐसी सॉफ्ट स्किन आपकी तरह साबुन से मुंह धोने से नहीं होती, इसे मेंटेन करके रखना पड़ता है। हाँ वो तो समझ में आ ही रहा है। अब तू जाकर दरवाजा खोल भी दे बेटा। खोल रहा हूँ माँ। विक्की पार्सल लेकर अंदर आता है। ये इतना छोटा डब्बा 5000 का? यार इतना रिएक्ट तो मेरे पापा भी नहीं करते थे। नहीं मतलब मैं तो बस कह रहा था। लगाओ लगाओ तुम, और भी कुछ चाहिए तो बता दो। आपको नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? बेटा तेरी पत्नी तो मॉम की गुड़िया है, अब संभाल इसे। अभी कुछ दिन में ये हालत हो गई है, आगे न जाने क्या होगा माँ। विक्की ऑफिस चला जाता है और तानिया घर में रहकर अपने आप को सजने संवारने में लगी रहती थी। नकुल और निवेदिता की शादी हो गई थी। शादी की रस्में संपूर्ण होने के बाद सभी रिसोर्ट से घर लौट रहे थे। आजकल तो लोग आधे घंटे में फेरे निपटा देते हैं, पर मम्मी जी ने अपने गांव से पंडित को बुला लिया। 3.5 घंटे, इतनी देर तक आज तक पिक्चर भी नहीं चली है। और धुरंधर की बात अलग है, पर उस मूवी जितना जान थोड़ी ना है मेरी कमर में। ऐसी कमर जकड़ी है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऊपर से घर है कि आ ही नहीं रहा है। खुद ही खुद में बात करते हुए निवेदिता अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही थी। रियल रेयर व्यू मिरर में अपनी भाभी की शक्ल देखकर नेहा कहती है, क्या हो गया भाभी, किन ख्यालों में खोई हैं आप? बड़ी सुस्त सुस्त लग रही है। अभी तो आपको घर जाना है, अपने ससुराल वालों से मिलना है। असली मिलन तो अभी होने वाला है और आप अभी तक ऐसे कैसे चलेगा भैया? जरा जगाओ भाभी को, कोल्ड ड्रिंक कॉफी पिलाओ। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। मैं तो सोच रही थी कि हमारे घर के पास भी तो रिजॉर्ट है, फिर इतनी दूर रिजॉर्ट क्यों लिया गया? ओह शादी का सीजन है तो शायद पास वाले सारे बुक हो गए होंगे ना पहले से। क्यों तुम्हें ये रिजॉर्ट पसंद नहीं है? शादी के बाद तो दोनों परिवार के बीच में बात हुई थी, सबने एग्री किया था इस वेन्यू के लिए। नहीं नहीं, आप बुरा मान गए। अब अगर ससुराल वाले लड़की के घर वालों के सामने किसी चीज का प्रस्ताव रखेंगे तो वो तो मानेंगे ना। और मैं तो आपके रिश्तेदारों के लिए कह रही हूँ। दादी जी आई हैं, चाचा जी आए हैं, कितने सारे लोग हमारे गांव से आए। उन लोगों को कितनी तकलीफ हो रही होगी ट्रैवल करने में। गांव के लोगों को इन चीजों से तकलीफ नहीं होती भाभी। अब तो फिर भी गाड़ी में है, गांव से आए हुए मेहमान 11 नंबर की बस से आ रहे हैं। अच्छा, बस बुक हो गई थी। चलो अच्छा है। वही मैं सोचूं नकुल जी के हाथ में कोई काम दिया गया हो और वो उसे सही से ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं भाभी, अब समझी नहीं, जरा खिड़की के बाहर देखिए। निवेदिता खिड़की से बाहर झांकती है और धोती कुर्ते में एक मध्य उम्र के आदमी को भागता हुआ दिखती है। हे भगवान, लगता है इनकी ट्रेन छूट गई है, या कहीं किसी चोर ने पॉकेट तो नहीं मार लिया। अरे नकुल बेटवा, अभी तक यही हो? क्या फायदा फिर गाड़ी का? हमें देखो तुम्हारे साथ ही निकले थे, तुम्हारी गाड़ी ट्रैफिक में रह गई, हम पैदल पैदल यहाँ तक आ गए। भाभी ये हमारे गांव वाले चाचा जी है, सर ढकी अपना। गाड़ी आगे बढ़ती है और सीधा रुकती है नकुल निवास के बाहर। घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी और मेहमान यहाँ वहाँ डोल रहे थे। इतने मेहमान आए,
इनको विदा करने में हफ्ता लग जाएगा मुझे। निवेदिता और नकुल एक दूसरे का हाथ पकड़कर चौखट तक पहुंचते हैं। चौखट पूजन की रस्म होती है। उसके बाद सीता अपने बेटे और बहू को अंदर लेकर जाती है। ये सब क्या हो रहा है मम्मी जी? सब अभी ही निकलने को तैयार हो गए हैं क्या? इतनी जल्दबाजी क्या है? निकलना तो पड़ेगा ही ना बेटा। तू भी एक काम कर, अपना लहंगा बदल ले और कोई हल्की सी साड़ी पहन ले। रात का सफर है, ठंड से बचने के लिए कोई मोटा कंबल भी ले लेना। तुझे आदत नहीं होगी ना? नहीं नहीं मम्मी जी, कंबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर का टेम्परेचर अभी 7-8 डिग्री है और कमरे में अगर मैंने एसी का टेम्परेचर 24 कर दिया ना तो ठंड लगेगी ही नहीं। तो क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा, बस खड़ी है, हम गांव निकल रहे हैं। हाँ? पर नकुल ने तो इंडोनेशिया का प्लान किया था हनीमून पर जाने का। ये गांव और वो भी सभी के साथ। निवेदिता हड़बड़ाते हुए यहाँ वहां नकुल को ढूंढने लगती है। नेहा उसे देखकर उसके कमरे में आती है। 10 मिनट में बस निकल जाएगी भाभी। आपके भैया कहाँ है? दीदी कहीं दिख नहीं रहा है। वो तो बस में ऑलरेडी बैठ चुके हैं भाभी, सब तैयार है। मैं आपको ही बुलाने आई थी। जल्दी से साड़ी बदलिए और चलिए। हमारे यहाँ नई बहू की मुंह दिखाई हमारे पुश्तैनी घर में ही होती है, बड़ा मजा आएगा। चलिए चलिए। अपने ससुराल के सटपटे और नए से नियम का निवेदिता विरोध तो नहीं कर सकती थी। साड़ी पहनकर वो भी बस में सवार हो जाती है और मुंबई से सभी सीधा पहुंच जाते हैं लोकगंज गांव। आहा भाभी, क्या साफ हवा है। गांव तो गांव है भाई। बिल्कुल निवेदिता, गांव की तुलना किसी जगह से हो ही नहीं सकती। अच्छा ये हुआ कि हम वक्त पर निकल गए थे, वरना बहू की पहली रात शहर वाले घर पर ही बीतती तो अच्छा नहीं होता। हे भगवान, कहीं इस घर में कोई भूत वूत तो नहीं है। ये सोच सोच कर निवेदिता घबरा रही थी, तभी मनोज वहां आता है। अब अंदर चले कि यही सारी चर्चाएं करनी है आप सभी को? पूरा गांव इंतजार कर रहा है नई बहू को देखने का। मुंह दिखाए की रस्म भी तो शुरू करनी है। चलिए जल्दी जल्दी सब तैयार हो जाइए, 10 बजे का मुहूर्त है मुंह दिखाए का। निवेदिता अपने गांव के पुश्तैनी घर के अंदर जाती है, जो कि शहर के घर से काफी ज्यादा बड़ा था। इतना प्यारा और सुंदर घर, सच में पापा ने हीरा ढूंढ कर दिया है मुझे। हाँ, इंडोनेशिया की बात नहीं कर रहा, पर कोई बात नहीं। आज रात को जैसे ही हम दोनों को साथ में वक्त मिलेगा, मैं सीधा हनीमून की बात कर लूंगी। गांव से नकुल निवेदिता की शादी में आए हुए सभी मेहमान वापस अपने डेरे को लौट चुके थे। सभी मेहमान अपने अपने घरों में जाकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं और ठीक 10 बजे मधुमती निवेदिता के कमरे में आती है। ऐसे क्या देख रही है बहू? पहचाना नहीं क्या मुझे? तेरी जो सास की सास थी ना, वो मेरी सास की बड़ी अच्छी सहेली थी। दोनों की शादी एक वक्त पर हुई थी, बहनों की तरह रहती थी दोनों। फिर तेरी सास और मैं जिठानी देवरानी की तरह रहने लगी, तो उस हिसाब से मैं तेरी चच्ची सास हुई। प्रणाम चाची जी। एक्चुअली यहाँ पर इतने ताया चाचा है कि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। गांव में सभी को एक साथ लेकर चलते हैं ना? एक साथ लेकर क्यों चलेंगे? सब एक ही तो है। अब तैयार होगी बहू तो बाहर चलते हैं, मुंह दिखाई की रस्म करनी है ना। 3 घंटे पहले तो बाहर कोई इंतजाम नहीं था, लगता है अभी टेंट लगाया होगा। मधुमती निवेदिता को घर के बाहर खुले से चबूतरे के पास ले जाती है, जहाँ सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए उतावली हो रही थी। घूंघट के अंदर से निवेदिता मधुमती को कोनी मारते हुए कहती है, चाची जी, चाचा जी सुनिए ना, ये सब क्या हो रहा है? इतने खुले में मुंह दिखाई की रस्म। यहाँ तो किसी एक औरत ने भी मेरा मुंह दिख लिया तो पूरा गांव मेरा मुंह देख लेगा। ये लीजिए, सुन लीजिए भाभी क्या कह रही है आपकी बहू। खुले में मुंह दिखाई नहीं, जजरी से। अरे बहू, ये हमारे खानदान का नियम है। मैं भी जब ब्याह कराई थी ना तो सीधा इसी घर में लाया गया था मुझे, और पूरे 3 साल यहाँ गुजारने के बाद ही फिर मैं तेरे पापा के पास शहर गई थी। वैसे अभी तो ठंडी की छुट्टियां हैं तो मैं सोच रही हूँ 2-3 महीने यहाँ रुक जाओ। क्या मधुमती, कैसा रहेगा? बड़ा अच्छा रहेगा भाभी, इस खुले खुले वातावरण का मजा भी ले लेंगे सब साथ में। मैं तो कहती हूँ मुंह दिखाई तो हो गई, आज ही लगे हाथ पहली रसोई भी करवा देते हैं। जाओ प्राची, जूली, निवेदिता को छत पर ले जाओ। घूंघट के अंदर बैठी निवेदिता का हाथ दोनों ओर से प्राची और जूली पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है। मैं तो छोटे से शहर से आई थी, पर फिर भी एडजस्ट नहीं कर पाई। मानना पड़ेगा तुम्हें निवेदिता, तुम मुंबई जैसी सिटी छोड़कर यहाँ आई हो। बाप रे बाप, इस गांव में कैसे रिश्ता कर लिया तुमने? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं प्राची? क्योंकि अभी तुम्हें अपनी पहली रसोई बनानी है, किचन में नहीं, छत पर। निवेदिता का तो गला ही सूख जाता है। घूंघट ओढ़े निवेदिता छत की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी कि उसका पैर सीढ़ी से टकरा जाता है और वो धड़ाम से वहीं गिर जाती है। घबराने की बात नहीं है, ये तो बड़ा अच्छा शगुन है। पहली बार मैं भी ना इसी तरह गिरी थी।
उसके बाद तो मेरे हाथ के खाने ने जो कमाल किया था, वाजी वाह। और यही अगर निवेदिता का सर फट जाता तो क्या होता? क्या ही होता, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। छत पर पहुंचते ही निवेदिता अपने चेहरे से घूंघट हटा देती है। ये चूल्हा क्यों रखा हुआ है यहाँ? इतना अच्छा घर है, मॉडर्न किचन है, और खाना छत पर, वो भी चूल्हे पर क्यों बनाऊं मैं? अच्छा, आज पूजा हुई है शायद इसलिए। इधर आओ निवेदिता, ये बगल वाला घर जिसकी छत पर 2 चूल्हे हैं ना, ये मेरा ही छत है। यहाँ सभी के घर बड़े बड़े और मॉडर्न है, और खाना खुले खुले वातावरण में छत पर चूल्हे पर बनता है। सिर्फ पहली रसोई के दिन नहीं, तीनों वक्त, हर रोज। क्या? बेचारी निवेदिता के तो होश ही उड़ जाते हैं। किसी तरह चूल्हे पर खीर बनाकर वो अपनी पहली रसोई निपटाती है। दोपहर में फिर से खाना बनाने की जिम्मेदारी उसके सर पर आ जाती है। बाप रे बाप, कितनी गर्मी लग रही है यहाँ। सूरज तो लग रहा है सीधा सर पर ही आग उगल रहा है। घर पर तो कभी बालकनी में भी 2 मिनट नहीं बैठी थी मैं। वैसे ये नियम जिसने भी बनाया है ठीक ही तो बनाया है। देखा जाए तो इससे शरीर को सूरज की गर्माहट मिल जाएगी। एक काम करती हूँ, रात का खाना भी अभी निपटा देती हूँ, ताकि रात को ठंड में छत पर आकर ठिठुरना ना पड़े। निवेदिता की आवाज सुनकर छत की दीवार की उस तरफ से जूली कहती है, अगर ऐसा ही होता तो क्या हम रात का खाना भी नहीं बना सकते थे? एक बात कहूंगी निवेदिता, कुछ गर्मा गर्म कपड़े और कंबल अपने साथ रख लेना। निवेदिता हैरान थी, उसकी पड़ोसन ऐसा क्यों कह रही है, पर वो उनकी बात पर ध्यान न देते हुए खाने का काम निपटाकर नीचे आ जाती है। दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात। पूरा परिवार एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। जल्दी से खाना खाकर अपनी ननद के साथ छत पर बिस्तर लगा देना बहू। इतनी सर्दी में आप छत पर क्यों सोएंगी मम्मी जी? नीचे इतने सारे कमरे तो हैं। क्या सीता, तूने बहू को गांव के नियमों के बारे में नहीं बताया? हमारे गांव में सभी छत पर सोते हैं बेटा। निवेदिता अपने कमरे में यहाँ से वहां चक्कर लगा रही थी, तभी नकुल वहां आता है। ये क्या मजाक हो रहा है मेरे साथ नकुल जी? सुबह पहले मुझे मेरे ससुराल से सीधा इस गांव के घर में लेकर आ गए, फिर कहा गया छत पर खाना बनाओ, वो भी मैंने मान लिया, पर ठंड में छत पर कौन सोता है? शादी के वक्त ही दोनों परिवारों में बातें हो गई थी कि तुम हमारे घर के नियम मानोगी, और ये हमारे घर के नियमों में से एक है। मैं भी छत पर ही सोने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम्हें अकेले छत पर भेजा जा रहा है। नेहा के साथ साथ निवेदिता छत पर बिस्तर लगाने जाती है और देखती है आसपास के सभी घर वाले अपने अपने छतों पर बिस्तर लगा रहे हैं। इतनी ठंडी हवा में छत पर कैसे सोऊंगी मैं? एक एक करके निवेदिता के सास, ससुर, ताई सास और बाकी सब घर वाले छत पर आ जाते हैं। ये हुई सुहाग रात। एक और सास सो रही है, दूसरी और ननद, कुछ दूरी पर पति और फिर ससुर जी, फिर ताया ससुर, ताई सास। उफ, नई बहू के साथ सास ससुर कैसे यहाँ सोते हैं? ऐसे तो इन्हें चेहरा ढककर मुझे ऊपर लाना था, और ऐसे सभी के सामने छत पर सुला रहे। निवेदिता अपने दोनों तरफ देखती है। हाय राम, सुबह से एक दिन का भी नहीं उठाया किसी ने, और बिस्तर पर गिरते ही सो गए। इतनी ठंडी हवा में इन्हें नींद कैसे आ रही है भगवान जाने। चारों तरफ से आ रही खर्राटों की आवाज निवेदिता को ये इशारा कर रही थी कि तुम्हें भी इसी माहौल में सोना होगा। ठंडी हवा के बीच करवटें बदलते हुए किसी तरह निवेदिता अपनी रात गुजार देती है। अगली सुबह गले की बैंड बजाती इस नियम ने। अरे क्या जरूरत थी छत पर सुलाने की मुझे? मेरे सर पे इतना मोटा गद्दा था, उसके बाद भी पूरे शरीर में ठंडक फैल गई। बाप रे बाप। चीखती हुई, कराहती हुई निवेदिता अपने कमरे में झाड़ू लगा रही थी कि हॉल में सीता आवाज देते हुए कहती है, क्या हो गया बहू, तो छींक पर छींक क्यों मारी है? लगता है गांव की शुद्ध हवा भाभी को सूट नहीं कर रही है। क्यों भाभी? यही मौका है, मम्मी जी से बात कर लेती हूँ। मुझे ना छत पर सोने की आदत नहीं है मम्मी जी। पूरी रात ठंड से कांपती रही मैं, इस कारण मुझे सर्दी जुकाम हो गया। मेरे बदन में भी ना बहुत दर्द हो रहा है। खैर मैं तो फिर भी जवान हूँ, कर लूंगी बर्दाश्त। आप सबकी तबीयत कैसी है मम्मी जी? अरे मुझे क्या होगा बहू, हम पिज्जा पिज्जा खाकर बड़े नहीं हुए हैं। ये प्राकृतिक हवा, अच्छा खान पान शरीर में गया है हमारे, और बाकी तो सहने की क्षमता होती है। अपनी ननद को देख ले, ये तो तुझसे भी छोटी है। हमारे साथ ये भी तो छत पर सोई थी ना, क्या हुआ इसे? जहां तक बात रही तेरी तबीयत की, तो टेंशन की बात नहीं है। चल मेरे साथ, हल्दी का दूध पिला देती हूँ तुझे, देखना फिर कैसे तेरी सर्दी गायब होती है। दिन गुजर जाता है, रात को फिर से छत पर बिस्तर लगने शुरू हो जाते हैं। आज निवेदिता बर्तन धोने का बहाना देकर छत पर जाने में देरी कर देती है। तुम ये चादर से ही सलवटें हटाती रहोगी क्या आज? चलो देरी हो रही है, सोना नहीं है क्या? सब ऊपर जा चुके हैं। वही तो, सब ऊपर जा चुके हैं और नीचे हम दोनों अकेले हैं।
शादी के बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त ही नहीं मिला। पूरा दिन तो सभी आसपास रहते हैं और ऊपर तो पूरा परिवार क्या मोहल्ला रहता है, तो थोड़ा समय हम दोनों को साथ में भी बिताना चाहिए ना। अच्छा, तो तुम्हें मेरे बाजू में सोना है ताकि मुझसे बात कर सको। कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा, हमारे घर में सब फ्रैंक है। ये कहकर नकुल निवेदिता का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाता है। बिस्तर पर जाते ही मुंह ढककर नकुल तो सो जाता है और मच्छर परेशान करना शुरू कर देते हैं निवेदिता को। हे भगवान, क्या जुल्म है ये। मैंने सोचा था इसी बहाने नकुल को नीचे रोक लूंगी और आराम से कमरे में सो जाऊंगी, पर देखो मेरी किस्मत, नीचे रुके नहीं और ऊपर आते ही सो गए। घड़ी का काटा आगे बढ़ रहा था। 12 से 1, 1 से 2। नींद भी नहीं टूटती क्या इन लोगों की। मच्छर तो आज लग रहा है मुझे उठाकर झूले के घर ले जाएंगे। निवेदिता नीचे जाती है और मार्टिन लेकर लौटती है। कैसी हो निवेदिता, सोई नहीं? खांसी से बुरा हाल है मेरा। आज अगर मैं ऊपर सो गई ना तो रामपुर पहुंच जाऊंगी। तुम लोगों की तबीयत बिगड़ती नहीं है क्या? इतनी बिगड़ती है कि पूछो मत, पर इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी छत पर सुलाते हैं हमें। जूली और निवेदिता की खुशबुश सुनकर प्राची अपनी छत से कहती है, मुझे भी ठंड में ना नींद नहीं आती। तुम कोई दिमाग लगाओ ना निवेदिता, इस ठंड में छत पर सो सोकर मेरे दिमाग की नस सुन हो गई है। कुछ तो उपाय होगा, किसी को तो समझाओ, हो सकता है वो तुम्हारी बात सुने। निवेदिता इस बारे में अपनी ताई सास से बात करने की कोशिश करती है, पर नियम तो नियम थे, और जो लोग एक बार नियम को प्रथा मानकर मानना शुरू कर देते हैं वो उसके पीछे का कारण मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। पूरे 90 साल पूरे किए थी मेरी सास ने, फिर हिमालय की ओर चली गई। कभी कुछ नहीं हुआ उन्हें। छत पर सोना इस गांव की रिवायत है बहू। अब पूरा गांव ही छत पर सो रहा है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, और सभी स्वस्थ हैं। जो इसी गांव में पैदा हुए हैं उन्हें इस एनवायरनमेंट की आदत है, और कोई साइंस नहीं है इसमें ताई जी। और बात सिर्फ मेरी नहीं, नकुल का काम भी तो छूट रहा है ना यहाँ। हाँ, तो कौन से तुझे जीवन भर याद रहना है? 3 महीने की बात है, बाकी लैपटॉप में काम करते ही है वो। जो दिमाग लगाया जा सकता था निवेदिता वो सारा दिमाग लगा रही थी। सभी के सोने के बाद नीचे आना, कभी अपने सास ससुर को डरा देना, तो कभी घर में चोर घुसने का बहाना करना, पर सभी के सभी प्लान लगातार फेल हो रहे थे। और फिर निवेदिता अल्बेस्टर डालने वालों को अपने घर बुला लेती है। ये क्या हो रहा है निवेदिता? हमें तो लगा था तुम हमें बचाओगी, पर तुम तो इस छत को और सुंदर बनाने में लगी हो। सुंदर भी और गर्म भी। इस गांव का नियम क्या है? छत पर सोना है ना, तो मैं छत पर ही सोऊंगी, पर छत रहेगा फुल्ली कवर्ड। अल्बेस्टर के अलावा भी छत के ऊपर चारों तरफ भूसे की दीवार बनवा दूंगी। भूसे में बड़ी गर्माहट होती है। छत से आ रही खिटपिट की आवाज सुनकर सभी भागते हुए छत पर आते हैं। अपने छत से देखा मैंने कि तेरे छत पर ये ठोका पीटी का काम चल रहा है। क्या बात हो गई सीता, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है चाची जी, बस 2 दिन की बात है, उसके बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मैं खुद दूंगी, और आपको भी मम्मी जी। 2 दिन बाद छत पूरी तरह से कवर हो चुका था। अरे वाह मम्मी, यहाँ तो काफी गर्माहट है। हाँ है तो, हवा के कारण मेरे घुटनों में दर्द रहने लगा था। अभी अंदर सब गर्म है तो घुटनों के दर्द में भी जरा राहत होगी। और मैंने तो सुना है मम्मी कि अभी 1-2 दिन में बारिश भी होने वाली है। अच्छा है हम बच गए। निवेदिता का लगाया आइडिया काम कर जाता है और पूरा गांव अपनी छत पर शेड लगवाकर उसे कमरे जैसा बनवा लेता है।